हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपी आराम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमए इतिहास में सेकंड सेमेस्टर से पेपर 3 को, जिसमें हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे। इसमें 1757 से 1857 का सारा इतिहास कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम इसकी बहुत सारी यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसकी लास्ट यूनिट है 5th यूनिट, जिसमें हम सन 1857 का विद्रोह, कारण, स्वरूप, विभिन्न स्तरीय नेतृत्व, जन भागीदारी, विद्रोह की असफलता के कारण एवं ब्रिटिश प्रतिघात एवं प्रतिक्रिया को हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5th यूनिट। 5th यूनिट का पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के मूल में कौन सी विचारधारा निहित थी, स्पष्ट कीजिए। 1857 के महान विद्रोह के कारणों की विवेचना कीजिए। इससे जनता का विरोध कहाँ तक उचित है, ये बताइए। 1857 के विप्लव के कारणों की विवेचना कीजिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों की विवेचना कीजिए। 1857 के विप्लव के सामाजिक आर्थिक कारणों की व्याख्या कीजिए। 1857 की क्रांति के कारणों की समीक्षा कीजिए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शीघ्रता से विस्तार होने के परिणाम स्वरूप देश को प्रशासनिक व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ था, इससे भारतीय जीवन अस्त व्यस्त हो चला। देश के विभिन्न भागों में हलचल पैदा हो गई। भिन्न भिन्न स्थानों पर अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष प्रकट होने लगा। यहाँ तक कि 1857 में सारे देश में व्यापक रूप से एक भीषण विद्रोह का झंडा उठाया, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। 1857 के महान विद्रोह के कारण। सन 1857 की क्रांति के विभिन्न कारण थे। यह सच है कि ये कारण एक एक करके लिए जाते थे तो विशेष महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होते, किंतु इसका सामूहिक प्रभाव बड़ा विस्फोटक सिद्ध हुआ। क्रांति के विभिन्न कारणों पर अलग अलग विचार करना उचित होगा। पहले आते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक में भी पहला कारण है कि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। मुगल सम्राट बहादुर शाह का दुर्व्यवहार और भारतीय जमींदार, अधिकारी एवं सैनिकों में असंतोष। ये सब हो जाते हैं क्या, राजनीतिक कारण। तो पहला आता है अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। 1857 के पलाशी युद्ध नहीं, ये 1700 होगा है ना, 1757 के पलाशी युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति द्वारा अनेक भारतीय राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। जिन राज्यों का वे अपने साम्राज्य में मिलाने में असफल रहे, उनका भी बाह्य नीति पर उन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे कि राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक भारतीय नरेश जनता अंग्रेजों से नाराज हो गई। फिर आते हैं लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। 1857 के संग्राम का प्रमुख कारण लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति थी। इसने इन किन प्रकारेण भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शासन में मिलाने का प्रयास किया। देसी राज्यों को समाप्त करने के लिए उसने अपहरण नीति को अपनाया। इसके लिए उसने उचित अनुचित सभी साधनों का प्रयोग किया। गोद प्रथा निषेध द्वारा उसने अनेक राजाओं को हड़प लिया और भारतीय राजाओं के पद, अधिकार एवं पेंशन समाप्त कर दी। इसने भारतीय नरेश ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गए और अवध इस संग्राम का केंद्र बना। फिर आते हैं मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ दुर्व्यवहार। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ समस्त संधियों को ठुकरा दिया, उनकी पेंशन तथा समस्त अधिकार समाप्त करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मुसलमान भी ब्रिटिश साम्राज्य था उसके विरुद्ध हो गए। क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह ने किया था। अब आते हैं भारतीय जमींदार, अधिकारी एवं सैनिकों में असंतोष। अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी नीति द्वारा जिन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया था, उनके उच्च अधिकारियों को सरकारी सेवाओं से वंचित कर दिया। देसी राजाओं की सेनाओं को भंग कर दिया। इसी प्रकार जमींदार इनसे उनकी जमीनें छीन ली गई। ब्रिटिश शासन के विरोधी हो गए, वो ब्रिटिश शासन के विरोधी हो गए। इसका सबका परिणाम यह हुआ कि जब विद्रोह भड़क उठा तो इन्हीं विद्रोहियों का साथ दिया इन्होंने। फिर आते हैं प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में भी 3 प्रमुख हैं। पहला आता है शासन व्यवस्था के प्रति असंतोष, भू राजस्व में असंतोष एवं ब्रिटिश अधिकारियों का दुर्व्यवहार।
ये सब आते हैं किसमें, प्रशासनिक कारण में। 1857 की संग्राम में निम्नलिखित प्रशासनिक कारण थे। पहला आता है शासन व्यवस्था के प्रति असंतोष। ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ ही अंग्रेजों ने नवीन शासन व्यवस्था की स्थापना की। भारतीय परंपरागत शासन व्यवस्था से परिचित थे, उन्हें नवीन शासन व्यवस्था समझने में कठिनाई हुई। इसके साथ ही जागीरदार, तुलुकेदार एवं राज परिवारों के वे सदस्य जिनकी आवश्यकता इन नवीन प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं थी, उन्हें भी अपने पद से हटा दिया गया। वे सभी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। फिर आते हैं भू राजस्व में असंतोष। ब्रिटिश शासन में भूमि व्यवस्था में जो परिवर्तन किए गए थे, उसके कारण जमींदार किसानों को अधिक कर देना पड़ता था। जमींदारों को विशेषताओं से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार माफी, कर मुक्त एवं धर्मांधा की भूमि की भी जांच कराई गई थी, जिससे धार्मिक कार्य में लगने वाले विभिन्न संप्रदायों के लोगों की भूमि छीन ली गई थी। यह वर्ग समाज का प्रतिष्ठित वर्ग था, जिस कारण से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह हुए। फिर आते हैं ब्रिटिश अधिकारियों का दुर्व्यवहार। ब्रिटिश अधिकारी स्वयं को जनता का सेवक न समझकर उन पर विजेता के समान शासन करते थे। उनका उद्देश्य भारत में अधिक से अधिक धन एकत्रित करके इंग्लैंड ले जाना था। उनकी भारतीयों के साथ कोई सहानुभूति नहीं थी। फिर आते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में भी आते हैं सामाजिक प्रथाओं पर प्रतिबंध, अंग्रेजों द्वारा नस्ल की श्रेष्ठता का दावा किया जाना, पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार और अंग्रेजी शिक्षा एवं प्रशासनिक सुधार, ये इनके सबसे ज़्यादा आते हैं किसमें, सामाजिक प्रथाओं पर प्रतिबंध से। सामाजिक प्रथाओं पर प्रतिबंध इन्हें लगा दिया था। पहले आते हैं सामाजिक कारण। 1857 के संग्राम के अनेक सामाजिक कारण थे। अंग्रेजों ने भारतीयों की सामाजिक व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। इन्होंने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की तुलना में अंग्रेजी सभ्यता को श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया, जिसके कारण अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में विरोध की भावना विकसित हो गई। पहले आते हैं सामाजिक प्रथाओं पर प्रतिबंध। अंग्रेजों ने समाज सुधार के नाम पर अनेक प्रचलित सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध कानून बनाए, जिसमें सती प्रथा, बाल विवाह आदि पर कानून प्रतिबंध लगाए। विधवा विवाह को वैध कर दिया, जिसका विरोध कट्टरपंथियों ने किया। फिर आते हैं अंग्रेजों द्वारा नस्ल की श्रेष्ठता का दावा। अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ नस्ल का मानते थे और भारतीयों को हीनता की दृष्टि से देखते थे। इनका व्यवहार भारतीयों के प्रति हीन हुआ करता था। भारतीय अंग्रेजों के साथ उठ बैठ नहीं सकते थे और न किसी सामाजिक उत्सव में भाग ले सकते थे। G.N. सिंह के शब्दों में, वे भारतीयों को ऐसे जंतु मानते थे जो आधा बनमानुष है और आधा निग्रो, जिसे केवल भय द्वारा ही समझाया जा सकता है। फिर आती है पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार। अंग्रेजों ने अपने एजेंसियों के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का प्रचार भारतवर्ष में करने का प्रयास किया। वे भारतीय सभ्यता संस्कृति की तुलना में पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे, जिसके कारण भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना भड़की। नेक्स्ट आते हैं अंग्रेजी शिक्षा एवं प्रशासनिक सुधार। ब्रिटिश शासन में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का भरसक प्रयत्न किया गया। मैकाले की शिक्षा योजना में अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की गई। स्त्री शिक्षा का प्रबंध किया गया। इसके साथ ही यातायात संचार के द्रुत गति साधनों का विकास हुआ। इस सब का परिणाम यह हुआ कि कट्टरपंथी भारतीयों ने यह समझा कि उनके धर्म एवं सामाजिक मान्यताओं पर प्रहार किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश शासन के विरोधी हो गए। नेक्स्ट आते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में आते हैं पारदी द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार, हिंदू धर्म के सिद्धांतों की अवहेलना करना और प्रशासनिक सुधारों के प्रति हिंदुओं का दृष्टिकोण। धार्मिक कारणों में 1857 के संग्राम के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है पारदियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार। अंग्रेजों के आगमन के साथ ही ईसाई धर्म प्रचारक मिशनरी भी भारत में आए। इन मिशनरियों को अंग्रेजों ने संरक्षण एवं विशेष सुविधाएं प्रदान की। इन्होंने हिंदू एवं मुसलमानों को ईसाई बनाने के लिए अनेक प्रलोभन दिए। ईसाई बनने वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाने लगी। हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही अंग्रेजों की इस नीति के विरुद्ध में थे। फिर आते हैं हिंदू धर्म के सिद्धांतों की अवहेलना।
अंग्रेजों ने हिंदू धर्म के सिद्धांतों को कभी भी स्वीकार नहीं किया। इन्होंने हिंदू धर्म के सभी सिद्धांतों का विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप कट्टर हिंदू अंग्रेजी शासन के विरोधी हो गए। फिर आते हैं प्रशासनिक सुधारों के प्रति हिंदुओं का दृष्टिकोण। अंग्रेजों ने भारतीयों को जो प्रशासनिक सुविधा एवं यातायात की सुविधाएं प्रदान की थी, उन सब का प्रभाव भारतीयों पर विपरीत पड़ा। वे सब यह समझ रहे थे कि अंग्रेज इन्हें भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में भी आर्थिक शोषण कर रहे थे। दोषपूर्ण औद्योगिक नीति को अपनाया इन्होंने। कृषि की हीन दशा एवं बेकारी फैल गई थी। जमींदारों का असंतोष था। ये सब आते हैं आर्थिक कारण में। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति सन 1857 के संग्राम का कारण बनी। आर्थिक शोषण। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत की आर्थिक शोषण करना था। वे भारत रूपी सोने की चिड़िया के परों को धीरे धीरे से नोचते चले गए। इनका उद्देश्य यहाँ से अधिक धन एकत्रित करना और उन्हें इंग्लैंड ले जाना था। भारत के आर्थिक शोषण का उन्होंने हर संभव प्रयास किया। इस कारण से देश का बहुत सा धन इंग्लैंड चला गया। भारत में आर्थिक विपन्नता का साम्राज्य स्थापित हो गया। नेक्स्ट आते हैं दोषपूर्ण औद्योगिक नीति। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारतीय उद्योग धंधे उन्नत अवस्था में थे। अंग्रेजों की औद्योगिक नीति के परिणाम स्वरूप इनका पतन होना आरंभ हुआ। अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल की प्राप्ति और पक्के माल की खपत की मंडी बना डाला। आयात को प्रोत्साहन देने के लिए करों में कमी कर दी गई। इसके साथ ही भारतीय माल अंग्रेजों द्वारा मशीन निर्मित माल से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। इससे कंपनी के व्यापार में तो वृद्धि हुई, परंतु भारत के सहस्त्र कारीगर एवं मजदूर बेकार हो गए। नेक्स्ट आता है कृषि की हीन दशा एवं बेकारी। अंग्रेजी शासन काल में किसानों की दशा बहुत खराब हो गई थी। जमींदारी प्रथा के प्रचलन के कारण, लगान की वृद्धि के कारण कृषकों की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई। अनेक किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया गया। भारतीय किसान एवं कारीगरों को दुर्दिन देखने पड़ रहे थे। परिणाम स्वरूप उनके मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह एवं क्रोध की ज्वालामुखी फूट निकला। फिर आते हैं जमींदारों का असंतोष। अंग्रेजों ने जमींदारों को भी समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जागीरों एवं माफी की भूमि को जबरदस्ती छीन लिया गया और जब जनता ने इन धनी परिवारों की गरीब होते हुए देखा तो उनके मन में क्रोध अग्नि फूट निकली। इन लोगों पर काफ़ी गरीब लोग अपनी रोजी रोटी के लिए निर्भर थे। गरीबों को अपनी रोटी छीनती दिखाई दी। फिर आते हैं सैनिक कारण, जो कि प्रमुख हो सकता है उस समय, है ना। सेना में भेदभाव था। सैनिक अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार होता था। सैनिक नियमों के प्रति असंतोष थे एवं भारतीय सैनिकों का बाहुल्यता। पहले आते हैं सैनिक कारणों में सैनिकों में भेदभाव। सेना के उच्च पद पर केवल अंग्रेज अधिकारी ही नियुक्त किए जाते थे। भारतीयों को इन पद के लिए सर्वथा अयोग्य समझा जाता था। उनके अतिरिक्त वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं भी भारतीय सेनाओं की अपेक्षा अंग्रेज अधिकारियों को अधिक दी जाती थी। नेक्स्ट आता है सैनिक अधिकारियों का दुर्व्यवहार। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों का भारतीय सैनिकों के साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं था। उनके साथ सदैव ही गाली गलौज और अपमानजनक व्यवहार किया करते थे। युद्ध के समय इन्हें ही आगे रखा जाता था और परिणाम स्वरूप युद्ध में अधिकांश भारतीय सैनिक ही मारे जाते थे। इन सब के कारण सेना में विद्रोह की भावना बलवती हो रही थी। सैनिक नियमों के प्रति असंतोष। अंग्रेजों ने अनेक सैनिक नियम बनाए जो कि भारतीयों की दृष्टि में धर्म विरोधी थे। भारतीय तिलक नहीं लगा सकते थे, चोटी नहीं रख सकते थे और ना ही दाढ़ी मूछ ही रख सकते थे। वे साफा नहीं बांध सकते थे। उन्हें समुद्र पार युद्ध के लिए भेजा जाता था और वे भारतीयों के लिए धार्मिक दृष्टि से वर्जित था। जो कि सैनिक समुद्र पार नहीं जाता था उसकी पेंशन रोक दी जाती थी। उन्हें इसके साथ ही अनेक सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था। वे मुक्त पत्र व्यवहार नहीं कर सकते थे तथा युद्ध के लिए बाहर जाने पर उन्हें जो भत्ता दिया जाता था वह भी बंद कर दिया जाता था। फिर आते हैं भारतीय सैनिकों का बाहुल्य। सेना में भारतीयों की संख्या अत्यधिक थी। इसका कारण यह है कि अनेक अंग्रेज सैनिक प्रशासकीय सेवाओं में चले गए थे। कुछ
कीमिया युद्ध में भेजे गए थे, जिससे सेना में अनुशासन शिथिल पड़ गया था। सैनिकों को यह विश्वास हो गया था कि वे यदि विद्रोह कर देंगे तो संख्या के आधार पर उन्हें परास्त किया जा सकता है। फिर आते हैं सबसे महत्वपूर्ण तात्कालिक कारण। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। सरकार ने 1854 में एक नई राइफल इनफील्ड का प्रयोग किया, जिसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। 1857 में बंगाल की सेना ने यह समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया कि इन कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, जिससे सैनिकों में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि अंग्रेज हिंदू एवं मुसलमान दोनों का ही धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। यह भी सिद्ध हो चुका था कि अंग्रेजों ने चाहे भूल से ही गाय सूअर की चर्बी का प्रयोग किया हो। नए कारतूसों में आग में घी डालने का कार्य किया। इसी से आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के संगठन, आयोजन, कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। 1857 का विद्रोह क्रांति का आयोजन एवं संगठन। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह और संघर्ष को संगठित रूप से प्रारंभ करने एवं विभिन्न क्षेत्रों इलाकों में फैलाने के लिए गुप्त रूप से प्रसार एवं प्रयत्न किए गए। विभिन्न वर्ग के लोगों ने साधुओं एवं फकीरों के वेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विप्लव एवं संघर्ष के लिए व्यापक प्रचार किया, संदेशों का आदान प्रदान किया एवं विप्लव एवं संघर्ष के प्रतीक स्वरूप लाल कमल के फूल एवं रोटी का सैनिक छावनी नगरों एवं ग्रामों में सैनिकों एवं जनता में जागृति के लिए घुमाया गया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब, इसके वकील अजीमुल्ला खान, सतारा के शासक के वकील रंगोजी बापू, बिहार के जमींदार कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मुगल सम्राट बहादुर शाह, उनकी बेगम जीनत महल आदि ने गुप्त मंत्रणाएं की और विप्लव एवं संघर्ष के संगठन एवं सहयोग के लिए अलीमुल्लाह खान ने तुर्की, इटली, मिस्र आदि विदेशों की यात्रा की। ऐसा माना जाता है कि अजीमुल्लाह एवं नाना साहब ने वेश बदलकर कई प्रदेशों की यात्रा की और विप्लव को पृष्ठभूमि तैयार की। भारतीय नरेशों को भी इस संबंध में पत्र लिखे। जनता, सैनिक एवं शासकों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह संघर्ष के लिए उकसाया गया। ऐसे ही धारणा है कि नेताओं ने गुप्त रूप से 31 मई 1857 को इस विद्रोह को प्रारंभ करने का दिन निर्धारित किया था। विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 बंगाल में कलकत्ता के पास बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने कलकत्ता से लगभग 200 किलोमीटर दूर बहरामपुर में स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना के सैनिकों की चर्बी वाले कारतूसों के तथ्य को बतलाकर उनके विरोध को भड़काया। फलतः 26 फरवरी 1857 को 19वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस को लेने से इनकार कर दिया। इनके नेताओं को कठोर कारावास का दंड दिया गया और इस रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। रविवार 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री के एक ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर को गोली मार दी और अपने साथी सैनिकों को धर्म की रक्षा के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह एवं संघर्ष के लिए ललकारा। इसी बीच एक अंग्रेज अधिकारी ने मंगल पांडे पर गोली से वार किया, पर निशाना चूक गया। तब मंगल पांडे ने दोनों अंग्रेज अधिकारियों को अपनी तलवार के वार से बुरी तरह से घायल कर दिया। इसी बीच शेख पलटू नामक एक मुस्लिम सैनिक ने दौड़कर मंगल पांडे को पकड़ लिया। इसके बाद मंगल पांडे को मृत्यु दंड दे दिया गया और 34वीं रेजिमेंट भंग कर दी गई। इस घटना से विद्रोह एवं संघर्ष की भावना अधिक जागृत हो गई। इस रेजिमेंट में अधिकांश सैनिक अवध के थे और उन्हें अवध में अपने अन्य सैनिक साथियों को विद्रोह एवं संघर्ष के लिए भड़काया। फलतः लखनऊ में 7वीं अवध रेजिमेंट के सैनिकों ने 2 मई 1857 को चर्बी वाले कारतूस लेने से इनकार कर दिया। इस रेजिमेंट के विद्रोही सैनिकों को कारावास का दंड देकर इस रेजिमेंट को भी भंग कर दिया गया। मेरठ में 24 अप्रैल 1857 को 3री अश्वारोही रेजिमेंट के 85 सैनिकों ने
अपने अंग्रेज अधिकारी की नई चरे वाले कारतूस का प्रयोग करने की आज्ञा को नहीं माना। इस पर उनको कठोर दंड देने का दंड दिया गया और 9 मई 1857 को परेड मैदान पर अन्य सैनिकों के सामने इनकी सैनिक वर्दियां उतरवाकर उनको निशस्त्र करके हथकड़ियां बेड़ी पहनाकर बंदी बना लिया गया। अपने साथी सैनिकों के सार्वजनिक अपमान एवं कठोर कारावास के दंड से अन्य सैनिक बिगड़ गए और दूसरे दिन रविवार 10 मई को संध्या को यह खबर फैल गई कि राइफल और आर्टिलरी के अंग्रेज सैनिकों को परेड के लिए चर्च ग्राउंड पर इकट्ठे हुए थे। सभी भारतीय सैनिकों को निशस्त्र कर बंदी बनाने के लिए आने वाले हैं। इस स्थिति तत्काल बिगड़ गई और इस पर 3वीं अश्वारोही रेजिमेंट एवं 10वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वे जेल में घुस गए और अपने बंद सैनिकों को मुक्त कराकर अंग्रेज अधिकारियों को कत्ल करके उसी रात को दिल्ली प्रस्थान कर गए। 11 मई 1857 को यह सब वहां पर पहुंचे। फिर आता है विद्रोह का प्रसार। 11 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर लाल किले पर अधिकार कर लिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह को विद्रोह एवं स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व ग्रहण कर उसे संचालित करने का अनुरोध किया। बहादुर शाह ने इसे स्वीकार कर लिया। दिल्ली से अंग्रेज पलायन कर गए और वहां विद्रोहों का अधिकार हो गया। दिल्ली मेरठ की घटनाओं की खबरों ने अन्य नगरों और सैनिक छावनियों को विद्रोह एवं संघर्ष की प्रेरणा दी। फलतः दिल्ली के पास शीघ्र ही अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, बरेली, रोहिलखंड, आगरा, मथुरा, बांदा, लखनऊ, कानपुर आदि स्थानों में सैनिकों का विद्रोह फैल गया। अनेक स्थानों पर यूरोपियन लोगों का वध कर दिया गया और अंग्रेज राजकोष एवं छावनियों को लूटा गया और उन्हें आग लगाकर विध्वंस या ध्वस्त कर दिया गया। कानपुर में नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। इसी बीच नीमच, इंदौर, महू, ग्वालियर तथा राजस्थान के कुछ नगरों छावनियों में भी विद्रोह हुए। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। यद्यपि बिहार में अनेक युद्ध एवं मुठभेड़ हुई पर विद्रोही अपने संघर्ष में अधिक सफल नहीं हुए। अंग्रेजों ने असंतुष्ट अनेक भारतीयों ने इस विद्रोह में भाग लिया। अनेक नागरिकों ने भी धन और रसद से विद्रोहियों की सहायता की। नागपुर में नाना साहेब ने अपने को पेशवा घोषित कर दिया और तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी और बाद में ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। परंतु विद्रोही सैनिकों एवं उनके नेताओं ने विद्रोहियों को सही ढंग से संगठित करने की और अंग्रेजों से युद्ध करने की निश्चित योजना नहीं बनाई। मध्य प्रदेश में विद्रोह। विप्लव की ज्वाला में मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। नीमच की छावनी के सैनिकों ने सबसे पहले विद्रोह किया। इसके बाद इंदौर, महू, अमझेरा, ग्वालियर में विद्रोह हुए। इंदौर की विद्रोही सेना का नेतृत्व शहादत खान ने किया था। उसने इंदौर छावनी पर अधिकार कर लिया। इंदौर का अंग्रेज रेजिडेंट ड्यूरंट पलायन कर गया। इंदौर के विद्रोही देवास, सारंगपुर, शिवपुरी होते हुए दिल्ली पहुंचे और वहां उनके नेताओं ने मुगल सम्राट से भेंट कर अपनी सेवाएं उन्हें समर्पित की। अमझेरा के शासक बख्तावर सिंह ने भोपावर की अंग्रेज छावनी पर आक्रमण कर दिया। शीघ्र ही धार, मंदसौर, सीहोर, सागर, जबलपुर, सतवास, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, मंडला आदि क्षेत्रों में विप्लव फैल गया। फिर आता है विद्रोह का दमन। अंग्रेजी साम्राज्य के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने मुंबई, मद्रास, बर्मा एवं पंजाब से विद्रोह के दमन के लिए सेनाएं बुलाईं और उन्होंने विद्रोहियों के दमन के लिए भेज दिया। जनरल नील ने वाराणसी में विद्रोहियों को कुचल दिया और इलाहाबाद को जीत लिया।
दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने कानपुर जीत लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने कालपी ग्वालियर के युद्ध में परास्त कर दिया। 31 मार्च 1858 को भीषण लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने लखनऊ को जीत लिया। सितंबर 1857 में विद्रोहियों को युद्ध में परास्त कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सम्राट बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों ने उनके 2 पुत्र एवं एक पौत्र को बंदी कर प्रतिहिंसा से पीड़ित होकर गोली से उड़ा दिया। बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया। वहां सन 1862 को इनका देहांत हो गया। बिहार में जमींदार कुंवर सिंह ने प्रारंभ में अंग्रेजों को परास्त कर दिया और बाद में वह हार गए और मारे दिए गए। तात्या टोपे अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे और अंत में उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई। सन 1858 में जून जुलाई तक विद्रोह पूर्ण रूप से कुचल दिया गया। अब आता है 1857 की क्रांति में जिन प्रमुख नेताओं ने नेतृत्व किया था उनका वर्णन कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर की नाना साहेब, मौलवी अहमदुल्ला और कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल। क्रांतिकारी नेता कई वर्षों से अंग्रेजी साम्राज्य को नष्ट करने के प्रयत्न में लगे हुए थे। इन्होंने समस्त देश की अशांति का लाभ उठाकर सशस्त्र क्रांति की योजना का निर्माण किया। 1857 की क्रांति में जिन नेताओं ने भाग लिया उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहले आते हैं बहादुर शाह जफर। अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह जफर नाम से जाने जाते हैं, बादशाह बने। इन्हें शाही खिताब रखने की आज्ञा दे दी गई थी। उन्हें शायरी का बड़ा शौक था और वह जाफर का खिताब रखते थे। उसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ भी अंग्रेजों का व्यवहार बड़ा निंदनीय था। इन्होंने बहादुर शाह को नजराने भेंट देना बंद कर दिया था तथा उनके प्रति औपचारिक सम्मान प्रदर्शित करना भी बंद कर दिया था। लॉर्ड कैनिंग ने बहादुर शाह को यह चेतावनी दी थी कि उनके बाद सम्राट की उपाधि समाप्त कर दी जाएगी और उनके उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करने के कुतुब मीनार या जो कुतुब के निकट रहना पड़ेगा। मुगल सम्राट के प्रति इस तरह अपमानजनक व्यवहार करने के कारण लाखों मुसलमानों ने तीव्र आक्रोश की भावना उत्पन्न की। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कथन है कि मुगल बादशाह व्यक्तिगत रूप से कितना भी असहाय रहा हो परंतु उनका पद अब भी जनता की श्रद्धा का विषय बना हुआ था। बादशाह के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार जैसे जैसे सम्मान रहित होता गया वैसे वैसे जनता के मन में अंग्रेजों के प्रति द्वेष भाव भी उग्र रूप धारण करता रहा। देसी राजाओं को एक पत्र में बहादुर शाह ने इस प्रकार लिखा था, यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं किसी भी मूल पर भारत से अंग्रेजों को निकलता देखूं। यह मेरी प्रबल इच्छा है कि संपूर्ण भारतवर्ष स्वतंत्र हो जाए, किंतु यह राजनीतिक युद्ध तब तक सफल नहीं होगा जब तक एक ऐसा व्यक्ति नेतृत्व के लिए आगे नहीं आता जो कि आंदोलन के संपूर्ण भार को अपने ऊपर ले सके और जाति के लिए विभिन्न तत्वों को संगठित एवं केंद्रित कर सके। 16 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने वक्त खां को संघर्ष जारी रखने की सलाह दी, किंतु वक्त खां के बहकावे में आकर उन्होंने आत्मसमर्पण की सोची। वक्त खां अपने सैनिकों सहित दिल्ली से चला गया। हुमायूं के मकबरे में वक्त खां के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने बहादुर शाह को बंदी बना लिया। कप्तान हडसन ने सम्राट एवं सम्राज्ञी को गिरफ्तार करके लाल किला भेज दिया। उनके 2 पुत्र एवं पौत्र के सिर को कटवाकर बहादुर शाह के सम्मुख प्रस्तुत किए, जिससे बहादुर शाह पूरी तरह टूट गया। उसे आजीवन कारावास का दंड देकर रंगून की जेल में भेज दिया गया। वहीं पर 1893 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर आती हैं रानी लक्ष्मीबाई। 93 में नहीं हुई थी, 1862 में हुई थी, 1862 के समथिंग। 93 लिखा है तो 93 में हुई। अब आते हैं रानी लक्ष्मीबाई। 1857 में विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई के आंदोलन को विशेष रूप से याद किया जाता है। 1854 में झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था, अतः झांसी में भी अंग्रेजी के विरुद्ध
अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक असंतोष था। 5 जून 1857 को झांसी की सेना ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेज अधिकारियों को दुर्ग में घेर लिया। 5 जून को उनकी हत्या कर दी। आरंभ में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का समर्थन नहीं किया और सागर डिवीजन के कमिश्नर को पत्र लिखकर अपनी स्थिति भी स्पष्ट की। अर्स्काइन ने भी रानी लक्ष्मीबाई को झांसी के प्रशासन का उत्तरदायित्व सौंपा। फिर भी अंग्रेजों ने झांसी की घटना के लिए रानी लक्ष्मीबाई को ही दोषी ठहराया। जब ओरछा और दतिया के शासकों ने झांसी पर आक्रमण किया, तब भी रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करना चाहती थी, किंतु अंग्रेजों ने उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा। विवश होकर रानी ने झांसी के विद्रोहियों का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। रानी का दमन करने के लिए ह्यूरोज सेना लेकर बुंदेलखंड की ओर आया। रानी ने स्वयं सेना का संचालन किया और अपनी वीरता को देखकर अंग्रेजों ने भी दांतों तले उंगलियां दबा लीं। ग्वालियर से तात्या टोपे भी रानी की सहायता के लिए वहां पहुंचे, किंतु कुछ देशद्रोहियों ने किले के फाटक खोल दिए, जिससे शत्रु सेना को अंदर आने का मार्ग मिल गया। अतः रानी लक्ष्मीबाई 4 अप्रैल 1858 की रात के अंधेरे में नगर से बाहर चली गईं और बड़ी बहादुरी से लड़ती हुई कालपी पहुंची। ह्यूरोज भी रानी का पीछा करते हुए कालपी आ पहुंचा और वहां घमासान युद्ध हुआ। मई 1858 में कालपी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। वहां से रानी ग्वालियर पहुंची तथा ग्वालियर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ह्यूरोज रानी का पीछा करते हुए ग्वालियर आ पहुंचा। इस युद्ध में रानी का रण कौशल दर्शनीय था, किंतु शत्रु सेना ने रानी को घेर लिया। अतः रानी ने वहां से भी भागने का प्रयास किया, किंतु उनका घोड़ा सामने पड़े एक नाले को पार ना कर सका और वहीं गिर गया। रानी स्वयं इतनी घायल हो चुकी थी कि उनका बचना असंभव था। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने एक शहीद की भांति मृत्यु का वरण किया। नेक्स्ट आते हैं कानपुर के नाना साहब। मेरठ विद्रोह की सूचना मिलने के पश्चात कानपुर के अंग्रेजी अधिकारी ने नाना साहब से अंग्रेजों की सहायता का अनुरोध किया। खजाने तथा बारूद घर की सुरक्षा का उत्तरदायित्व नाना साहब के सिपाहियों को सौंप दिया। 4 जून को कानपुर के विद्रोह प्रारंभ हो गए और 5 जून को यहाँ विद्रोह अधिक व्यापक हो गया। 6 जून को नाना साहब के नेतृत्व में ये सिपाही दिल्ली जाने के बजाय वापस कानपुर आ गए। नाना साहब ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर कानपुर और उसके समीप प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। 26 जून को उन्होंने कानपुर के दुर्ग का अधिकार कर लिया और नाना साहब ने दुर्ग के अंदर रहने वाले अंग्रेजों को यह आश्वासन दिया कि उनके साथ सद्व्यवहार किया जाएगा, जिसको यह आदेश दिया गया कि वे नावों द्वारा नदी पार कर चले जाएं। जब वे नाव पर चढ़कर गंगा में पहुंचे तो कुछ भारतीय सैनिकों ने उन पर आक्रमण कर दिया। बहुत से अंग्रेज मारे गए। नाना साहब ने पेशवा की उपाधि धारण कर ली। अंग्रेजों को जब कानपुर कांड का पता चला तो इलाहाबाद में 2 सेनाएं जनरल हैवलॉक और जनरल रेनॉल्ड की अध्यक्षता में कानपुर भेजी गईं। इस सेना ने नाना साहब को हराया और हैवलॉक ने 17 जुलाई को नगर में प्रविष्ट होने में सफल हुआ। नगर में लूटमार मचाता हुआ वह लखनऊ की ओर चला। इधर नाना साहब ने पुनः सेना का संगठन कर कानपुर पर आक्रमण किया। इन्होंने शीघ्र ही बिठूर को अपने अधिकार में ले लिया। कानपुर की सेना की सहायता के लिए हैवलॉक लखनऊ से कानपुर आया। उस समय तात्या टोपे कानपुर आया, जब नाना साहब का अत्यंत योग्य एवं विश्वासपात्र सैनिक था। हैवलॉक से परास्त होने पर नाना साहब फतेहपुर चले गए और वहीं से कानपुर पर अधिकार करने की योजना बनाने लगे। तात्या टोपे के नेतृत्व में नाना साहब की सेना ने बिठूर पर पुनः अधिकार किया, परंतु हैवलॉक ने 6 अगस्त को उससे भयानक युद्ध के उपरांत परास्त किया। तात्या टोपे शीघ्र ही ग्वालियर आए और वहां से सेना का संगठन कर उसने कालपी पर अधिकार कर लिया। नाना साहब भी अपनी सेना लेकर उससे यहीं पर मिले। दोनों की सम्मिलित सेना ने कानपुर पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज इस सम्मिलित सेना का सामना नहीं कर सके और कानपुर पर नाना साहब का पुनः अधिकार स्थापित हो गया। जब
यह समाचार लखनऊ पहुंचा तो कैंपबेल ने कानपुर की ओर प्रस्थान किया। 3 दिन तक दोनों ने भीषण संघर्ष हुआ। अपनी पराजय को निश्चित समझकर तात्या टोपे कालपी चले गए और अंग्रेजों ने कानपुर पर अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल अवध क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र था। अवध की क्रांति का संचालन बेगम हजरत महल ने किया था। नवाब वाजिद अली शाह को आपदस्थ किए जाने के बाद बेगम ने विरजिस कादिर नामक अवयस्क पुत्र को नवाब घोषित कर दिया और प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। बेगम को अवध के जमींदार, सिपाहियों, कृषक सभी का सहयोग मिला। उनकी सहायता से बेगम ने अंग्रेजों को अनेक स्थानों पर परास्त कर लखनऊ की रेजिडेंसी में शरण लेने को बाध्य कर दिया। अनेक कठिनाइयों के पश्चात ही अंग्रेज लखनऊ पर अधिकार करने एवं अवध में विद्रोह करने में सफल हो सके। नेक्स्ट आते हैं मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने भी 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मूल रूप से मद्रास में रहने वाले थे। वहाँ वे अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की भावना का प्रचार कर रहे थे। जनवरी 1857 में वे फैजाबाद आए। अंग्रेजी सरकार उनके वक्तव्यों से संदिग्ध थी, अतः कंपनी ने उन्हें पकड़ने के लिए एक सेना भेजी। मौलवी इनकी इस सेना का डटकर मुकाबला किया। अवध में क्रांति प्रारंभ होते ही उन्होंने उनकी निर्णायक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। अवध के क्रांतिकारियों के वे एक प्रमुख नेता बन गए। लखनऊ पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने के पश्चात वे रोहिलखंड में विद्रोह का संचालन करने लगे। यहीं पर धोखे से पुवैन के राजा ने मौलवी की हत्या कर डाली। इस कार्य के बदले में अंग्रेजों ने राजा को 50,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए। मौलवी की देशभक्ति, साहस एवं वीरता, सैनिक क्षमता की प्रशंसा अंग्रेजों ने भी की थी। अब आते हैं कुंवर सिंह। जगदीशपुर साहबाद बिहार के जमींदार कुंवर सिंह की 1857 में आयु 70 वर्ष थी। उनकी जमींदारी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। वह अंग्रेज अधिकारियों के सहयोग से अपनी जमींदारी का प्रबंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सौंपना चाहता था, लेकिन यह प्रस्ताव अंततः स्वीकृत नहीं हुआ। इससे कुंवर सिंह दिवालियेपन की स्थिति में पहुंच गए। बिहार में सबसे पहले सैनिक विद्रोह दानापुर में हुआ था। विद्रोहियों ने आरा पहुंचकर कुंवर सिंह को भी उनके गांव से बुलावा भेजा और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष संचालन का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा। यह घटना जुलाई 1857 के अंतिम सप्ताह की है। शाहबाद जिले में विद्रोहियों ने नीलाहों की संपत्ति को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। यह उस जाति भेद एवं शोषण की नीति का परिणाम था जो अंग्रेज प्रशासन के संरक्षण में नीलाहों ने अपनाई थी। अगस्त 1857 में कुंवर सिंह आरा से लखनऊ की दिशा में चल दिए। नवंबर में वह कालपी पहुंचकर, लेकिन कानपुर पर आक्रमण करने में उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। बाद में वह आजमगढ़ की ओर चल दिए। मार्च 1858 में उस स्थान पर अधिकार कर लिया। यह उनकी सबसे बड़ी सफलता थी, लेकिन इसमें युद्ध कुशलता की अपेक्षा व्यूह कौशल कम था। अंग्रेजों ने आजमगढ़ पर आक्रमण किया और दोनों ओर से सेनाओं को भेजकर कुंवर सिंह को घेर लिया। स्थिति को अपने अनुकूल न देखकर यह शाहबाद वापस पहुंच गए और इस अभियान में उन्हें अपना समस्त रण कौशल दिखाया। समस्त क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रायः 1 वर्ष तक संघर्ष चलता रहा। अंग्रेज इस सफल विद्रोह में इतने खींच उठे कि मेजर आयरकूट ने जगदीशपुर के महल एवं मंदिरों को नष्ट करके ही अपने दिल की भड़ास निकाली। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में जन सहयोग पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। सन 1857 के विद्रोह में जनता की भागीदारी किस सीमा तक रही है, स्पष्ट कीजिए। 1857 की क्रांति में जन सहयोग। इतिहासकारों के माध्यम से यह अत्यंत विवाद का विषय रहा है कि समाज के किस किस वर्ग ने विद्रोह किया। अतः विद्रोह में जन भागीदारी किस सीमा तक रही। जहाँ तक ब्रिटिश इतिहासकारों का प्रश्न है कि उन्होंने इसे केवल नाम मात्र या मात्र एक सैनिक विद्रोह माना है। इन लेखकों ने विद्रोह में जन भागीदारी की पूर्ण
उपेक्षा की है, किंतु भारतीय इतिहासकार विनय दामोदर सावरकर ने इस संघर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। इतिहासकार सुरेंद्र सेन ने भी जन भागीदारी को स्वीकार करते हुए लिखा है कि अवध में यह जन आंदोलन बन गया क्योंकि वहां देशभक्तों ने अपने राजा एवं राज्य के लिए संघर्ष किया। 1957 में प्रकाशित शशि भूषण चौधरी की पुस्तक में इस विद्रोह में जन भागीदारी को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। इन्होंने 1857 के पूर्व की परिस्थितियों एवं विद्रोहों का संबंध इस विद्रोह के साथ स्थापित करने का प्रयास किया है। बाद में इतिहासकारों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। 1857 के विद्रोह में भारतीय जनता की सक्रिय भूमिका रही है। पाकिस्तानी इतिहासकारों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मुस्लिम वर्ग ने भी विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वे परिस्थितियां जिनसे जनता ने विद्रोह में हिस्सा लिया। सन 1757 से 1857 के मध्य ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध जन विद्रोह का सिलसिला निरंतर रूप से चलता रहा। सत्ताच्युत राजाओं एवं नवाबों का सदा से ही अंग्रेजों के विरुद्ध दस्तकारों, आदिवासी एवं सैनिक आदि से जनाधार एवं शक्ति प्राप्त होती रही। ये स्थानीय विद्रोह किसी स्थानीय असंतोष के कारण उत्पन्न होते थे। विशेष रूप से ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति एवं भू राजस्व व्यवस्था ने इन विद्रोहों को जन्म दिया। उदाहरणतः बंगाल में 30 वर्षों के अंदर लगान की दरें मुगल काल की दरों के मुकाबले दुगनी कर दी गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होने के साथ साथ लगानों की दरों में वृद्धि होती चली गई। लगान ना देने पाने पर जमींदारों को अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता था। दूसरी ओर व्यापारी एवं महाजनों ने उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी कब्जा कर लिया था। रियासतों से वंचित राजा एवं नवाब भी अपनी पुरानी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे। काश्तकारों की स्थिति भी असहनीय करों के बोझ से दबी हुई थी। कर अदा न कर पाने की स्थिति में उन्हें भूमि बेचने के लिए विवश होना पड़ता था। नए कानून ने भी कृषकों के शोषण को बढ़ा दिया था। कृषकों पर अत्याचार करना और उन्हें अमानुषिक यातनाएं देना आम बात हो गई थी। पुलिस प्रशासन एवं न्यायिक प्रणाली के भ्रष्टाचार के कारण आम आदमी में भी असंतोष व्याप्ता, जैसे कि ब्रिटिश अधिकारी विलियम एडवर्ड्स ने 1859 में स्वीकार किया था कि पुलिस जनता की उत्पीड़क हो गई है और हमारी सरकार के प्रति असंतोष का मुख्य कारण पुलिस द्वारा किए जाने वाले जुल्म हैं। ब्रिटिश सरकार की अनौद्योगिकरण की नीति ने दस्तकारी वर्ग को भी रुष्ट कर दिया। बुद्धिवादियों एवं समाज सुधारक नेताओं ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध जनता के असंतोष को बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई। राजाओं एवं नवाबों की रियासतें छीने जाने से बहुत से कलाकारों एवं संगीतज्ञ आदि का राज संरक्षण समाप्त हो गया, जिससे कि वे असंतुष्ट थे। जिसके अतिरिक्त ईसाई मिशनरियों के प्रचार एवं अंग्रेजियों की उच्च जातीय अहम की भावना से प्रेरित व्यवहार से आम आदमी के असंतोष को भी चरम सीमा पर पहुंचा दिया था और उन्होंने विद्रोह के लिए प्रेरित किया। उपरोक्त परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक छोटे बड़े विद्रोह होते रहे। यद्यपि छोटे विद्रोह की तो कोई गिनती ही नहीं है, किंतु कुछ प्रमुख विद्रोह इस प्रकार रहे हैं। सर्वप्रथम 1763 से 1800 के मध्य कृषकों, राजाओं, नवाबों एवं सैनिकों ने सम्मिलित रूप से सन्यासी विद्रोह किया, जो कि सबसे प्रसिद्ध है। इस विद्रोह को आधार बनाकर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपनी सुप्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ की रचना की है। 1766 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार में चुआर विद्रोह हुआ, जो कि 1816 तक चला था। 1794 में विजयनगर के राजाओं ने, 1813 से 14 में पोलीगरों ने एवं 1805 में त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी ने विद्रोह किया था। 1830 से 1847 के मध्य मैसूर, गंजाम, कुर्नूल, विशाखापट्टनम में विद्रोह हुए। 1839 से 1849 के मध्य गुजरात के कोलियों ने संघर्ष किया। इसके अतिरिक्त 1818 का भील विद्रोह, 1824 में कित्तूर विद्रोह, 1841 में सतारा विद्रोह एवं 1844 का गडकरी विद्रोह भी प्रमुख है। इसी प्रकार पश्चिम एवं उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी अनेक विद्रोह हुए हैं। ये जितने भी विद्रोह थे स्थानीय स्तर पर
तक ही सीमित थे। इन बिखरे हुए विद्रोहों में इतनी क्षमता नहीं थी कि विदेशी शासन को उखाड़कर फेंका जा सके। अतः ब्रिटिश राज्य एक एक विद्रोह को कुचलने में सफल होता रहा। भले ही इन विद्रोहों का दमन कर दिया गया हो, किंतु जनता के हृदय में असंतोष व्याप्त था। क्रूर दमनात्मक कार्यवाही के कारण उनके हृदय अंग्रेजों के प्रति नफरत से भरे हुए थे। चिंगारी अंदर ही अंदर सुलगती रही और अंततः इसकी परिणति 1857 के विद्रोह के रूप में हुई। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह मात्र नहीं, अपितु जनता का भी इसमें सक्रिय योगदान रहा है। जैसा कि विद्रोह से संबंधित पूर्व के कुछ अध्ययनों में विस्तृत उल्लेख किया जा चुका है कि समाज का प्रत्येक वर्ग जिस प्रकार अंग्रेजों की नीति एवं व्यवहार से असंतुष्ट था, यही कारण है कि सैनिकों के साथ साथ जमींदार, कृषक, बुद्धिजीवी वर्ग, आदिवासी समाज के अन्य वर्गों ने भी विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इतिहासकार एरिक स्टॉक ने लिखा है कि सभी स्थानों पर जनता ने भी विद्रोह में सकारात्मक भूमिका निभाई और विद्रोह में भाग लेने या ना लेने में हिंदू अर्थात मुस्लिम होने से कोई संबंध नहीं था। पंडित नेहरू जी ने कहा है कि भारत की खोज में लिखा है कि यह केवल सैनिक विद्रोह ही नहीं था, यह भारत में शीघ्र ही फैल गया था और इसे जन विद्रोह या भारतीय स्वाधीनता के संघर्ष का रूप धारण किया था। फिर आता 1857 के विद्रोह का अंग्रेजों द्वारा किस प्रकार दमन किया गया, स्पष्ट कीजिए। 1857 की क्रांति का दमन करने में अंग्रेज किस प्रकार सफल हुए, विवेचना कीजिए। 1857 के विद्रोह का अंग्रेजों द्वारा दमन। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयत्न किया। दिल्ली पर अधिकार करने के लिए प्रधान सेनापति एनशन गए थे। दिल्ली पर अंग्रेजों के अधिकार स्थापित करने के लिए पंजाब ने अंग्रेजों को विशेष रूप से सहायता प्रदान की थी। बहादुर शाह ने सिख राज्यों को अपनी ओर मिलाने का घोर प्रयत्न किया, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं हुआ। पंजाब के अधिकारियों ने कुर्दिश प्रचार के कारण सिखों में मुसलमानों के प्रतिशोध की भावना कूट कूट कर भर दी। एल्सन सिखों की पंजाब से सेना लेकर अंबाला से दिल्ली पर अधिकार करने के लिए चल पड़ा, किंतु यह अभी तक दिल्ली का आधा रास्ता ही तय कर पाया था कि वह हैजे का शिकार हो गया। इसका स्थान सर हेनरी बर्नार्ड ने लिया। 4 जून को मेरठ से आर्कडेल विल्सन अपनी सेना सहित उससे आ मिला। यह भीषण संग्राम प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने उनके पुत्रों को उनके संबंधियों के विश्वासघातों के कारण बंदी बना लिया। उनके पुत्रों का वध कर दिया गया और उनके सिरों को काटकर बहादुर शाह के पास भेज दिया। बहादुर शाह बंदी बनाकर रंगून भेज दिए गए और जहां पर उनका 1863 में मृत्यु हो गई। फिर आते हैं बनारस पर अधिकार। बनारस पर अधिकार करने के लिए जनरल नील अपनी सेना सहित आगे बढ़ा। उसने शीघ्र ही बनारस पर अधिकार कर लिया। वहां उसने क्रांतिकारियों के साथ बड़ा क्रूर एवं निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया। हजारों व्यक्तियों का वध कर डाला और गांव के गांव जला दिए। किसानों की फसलें काट डाली और स्त्री पुरुषों को मौत के घाट उतार डाला। फिर आता है इलाहाबाद। बनारस में अपनी पाशविक भावना का प्रदर्शन करने के उपरांत जनरल नील ने इलाहाबाद की ओर प्रस्थान किया। इलाहाबाद में भी सैनिकों ने विद्रोह किए और जनता ने उनका साथ देकर बहादुर शाह की हरी पताका फहराई। क्रांतिकारियों का नेतृत्व लियाकत अली नामक एक मौलवी ने किया था। इनने 11 दिन तक अंग्रेजों से संघर्ष किया, परंतु भारतीय सिपाही किले पर अधिकार करने में असफल रहे, जिनकी रक्षा सिख कर रहे थे। 17 जून को जनरल नील इलाहाबाद पहुंचे। उसने शीघ्र ही नगर पर अधिकार कर लिया और जनता के साथ पाशविक व्यवहार करना प्रारंभ किया। सैकड़ों व्यक्ति चौक के नीम के पेड़ की शाखाओं पर लटका दिए गए। पंजाब। यद्यपि पंजाब के कुछ सैनिकों ने अंग्रेजों की सहायता की, किंतु अनेक स्थानों पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भी हुए। फिरोजपुर, पेशावर, मर्दाना, जालंधर आदि अनेक स्थानों पर सैनिकों ने विद्रोह किया। अंग्रेजों ने अत्यंत कठोरतापूर्वक इन विद्रोहों का दमन किया और अनेक सैनिकों को मृत्यु दंड दिया।
आधुनिक हरियाणा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अनेक स्थानों पर 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुए। रेवाड़ी, भिलवानी, बल्लभगढ़, हांसी, मेवत आदि के नेताओं ने अंग्रेजों से लोहा लिया। अंग्रेजों ने अनेक नेताओं को गिरफ्तार करके मृत्युदंड दिया। लखनऊ पर अधिकार। क्रांति का सबसे भीषण रूप अवध में हुआ था। यहाँ सेना एवं जनता दोनों में अपार उत्साह एवं साहस था। 30 मई की रात को वहाँ क्रांति का कार्य प्रारंभ हुआ। समस्त प्रदेश के जमींदारों एवं तुलुकेदारों ने क्रांति में भाग लिया। जहाँ भी अंग्रेज मिले उनका वध कर दिया और उनके भवनों को जलाकर राख कर दिया। समस्त अवध पर से अंग्रेजों के अधिकार का अंत कर क्रांतिकारियों ने उस पर अधिकार किया। अवध का रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस बहुत ही योग्य एवं कर्मठ व्यक्ति था। हैवलॉक एक विशाल सेना लेकर कानपुर से लखनऊ गया। वहां 23 सितंबर को आलमबाग पहुंचा, जहां क्रांतिकारियों ने उसको बुरी तरह से परास्त किया। वह रेजिडेंसी की ओर गया किंतु क्रांतिकारियों ने उसको परास्त कर दिया। अब कैंपबेल हैवलॉक की सहायता के लिए लखनऊ की ओर चल पड़ा। दोनों सेनाओं में भीषण संग्राम हुआ। अंत में अंग्रेजी रेजिडेंसी के क्रांतिकारियों को हटने में सफलता मिली। इस समय कैंपबेल को कानपुर की ओर जाना पड़ा। वहां से निश्चित होकर वह लखनऊ की ओर गया। अंग्रेजों के सौभाग्य से इसी समय गोरखाओं की सेना अंग्रेजों की सहायता के लिए आ गई। अंग्रेजों ने लखनऊ पर आक्रमण किया। यद्यपि दोनों सेनाओं ने भीषण संग्राम हुआ किंतु अंग्रेज विजयी हुए और उनका लखनऊ पर अधिकार हो गया। फिर आता है अवध में शांति की स्थापना। अहमदाबाद एवं नाना साहेब शाहजहांपुर में मिले, जहां उन दोनों ने सेनाओं का संगठन करना प्रारंभ किया। कैंपबेल लखनऊ पर अधिकार कर शाहजहांपुर गया किंतु दोनों नेता वहां से बरेली चले गए थे। अन्य नेता भी वहां एकत्रित हो गए। कैंपबेल ने बरेली की ओर प्रस्थान किया। अंग्रेजों ने उसको अपने अधिकार में ले लिया। इधर अहमद शाह ने बरेली से भागकर शाहजहांपुर को अपने अधिकार में ले लिया। विवश होकर कैंपबेल शाहजहांपुर गया। अन्य क्रांतिकारी नेता उनकी सहायता के लिए वहां गए। अहमद शाह भागकर अवध गया, जहां एक देशद्रोही ने उनका वध कर दिया। अवध में पुनः क्रांति ने भीषण रूप ग्रहण किया किंतु अंग्रेजों ने उनको परास्त कर जनता के साथ कठोर व्यवहार किया। क्रांतिकारी नेता अवध छोड़कर नेपाल की तराई की ओर भाग गए। कानपुर पर अधिकार। 4 जून 1857 को कानपुर में भी विद्रोह प्रारंभ हो गया। 5 जून को कानपुर अंग्रेजों के हाथों से निकल गया और नाना साहेब को पेशवा घोषित कर दिया। अजीमुल्ला खान नाना साहब के प्रमुख सलाहकार थे। कानपुर में अनेक अंग्रेजों की हत्या कर दी गई। अंग्रेजों ने कानपुर पर पुनः अधिकार करने के लिए इलाहाबाद से सेना भेजी। यद्यपि नाना साहेब ने तात्या टोपे की सहायता से कानपुर की रक्षा करने का प्रयास किया किंतु इन्हें सफलता ना मिली। अतः इन्होंने भी नेपाल के जंगलों में भागने के लिए विवश होना पड़ा। प्रस्थान से पहले उन्होंने घोषणा की कि मुझ में और तुम में तब तक युद्ध चलेगा जब तक मुझ में जीवन का अंश शेष है। चाहे मैं मारा जाऊं, कैद हो जाऊं या फांसी पर चढ़ा दिया जाऊं, चाहे जो कुछ भी करूं, मैं तलवार कभी नहीं छोड़ूंगा। अंग्रेजों ने कानपुर पर अधिकार करके नाना के भ्रम में अनेक व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं सेनाधिकारी नील ने कानपुर में अत्यधिक अत्याचार किए। एक मुस्लिम अधिकारी को फर्श पर पड़े अंग्रेज के रक्त को जीभ से चाटकर साफ करने का आदेश दिया। अनेक व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया और तात्या टोपे कानपुर से भागकर झांसी पहुंच गए। फिर आते हैं झांसी पर विजय। झांसी में 1853 तक गंगाधर राव शासन कर रहे थे। 1853 में उनकी मृत्यु हो गई तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए राव गंगाधर के उत्तराधिकारी के अभाव में झांसी पर अधिकार कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई को पेंशन दी जाने लगी। 5 जून 1857 को झांसी की सेना ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। प्रारंभ में रानी लक्ष्मीबाई ने सेना को सहयोग नहीं दिया किंतु अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का संदेह रानी लक्ष्मीबाई पर किए जाने पर
वह इस विद्रोह में सम्मिलित हो गई। झांसी की रानी ने तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों का सामना किया। 3 अप्रैल 1858 को अंग्रेज सेनाधिकारी रोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे 4 अप्रैल को कालपी पहुंचे, किंतु मई 1858 में कालपी पर भी अंग्रेजों की सेना ने अधिकार कर लिया। ग्वालियर का राजा अंग्रेजों का समर्थन था, अतः वह ग्वालियर छोड़कर आगरा में आकर रह रहा था। रानी लक्ष्मीबाई और अन्य नेताओं ने ग्वालियर के किले पर अधिकार किया। जून 1858 में ग्वालियर पर अंग्रेजों ने अधिकार करने का प्रयास किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अत्यंत वीरतापूर्वक अंग्रेजों का सामना किया और वीरगति को प्राप्त हो गई। तात्या टोपे को ग्वालियर से भागना पड़ा, किंतु अप्रैल 1859 को अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया और इन्हें मृत्युदंड दे दिया। फिर आते हैं बिहार या जगदीशपुर। बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह दानापुर में हुआ था। विद्रोहियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का उत्तरदायित्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह को सौंप दिया था। कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर आक्रमण करके इसे अंग्रेजों से मुक्त करा दिया। अंग्रेजों ने शीघ्र ही आजमगढ़ पर आक्रमण कर पुनः इस पर अधिकार कर लिया। कुंवर सिंह को भागना पड़ा और कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार में अनेक स्थानों पर विद्रोह हुए, किंतु अंत में अंग्रेजों ने उन पर काबू पाने में सफलता प्राप्त की। अंग्रेजों ने जगदीशपुर के महल एवं मंदिरों तक को लूटा एवं नष्ट कर दिया। इसी प्रकार भारत के कुछ अन्य भागों में भी विद्रोह हुए, किंतु अंग्रेजों ने कठोरतापूर्वक एवं कूटनीति का सहारा लेते हुए इनका दमन कर दिया। इसी प्रकार स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम अप्रैल 1858 तक असफल ही समाप्त हो गया। फिर आते हैं 1857 की क्रांति की विफलता के कारण बताइए। इस क्रांति का क्या महत्व है? 1857 की क्रांति की असफलताओं के कारण पर प्रकाश डालिए। सन 1857 के महान विप्लव के कारण की विवेचना कीजिए। क्रांति की असफलता के कारण 1857 की क्रांति अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल देने का हिंदू एवं मुसलमानों का एक सामूहिक प्रयास था, किंतु अंग्रेजों ने इस क्रांति का दमन कर दिया और यह प्रयास असफल रहा। क्रांति की असफलता के प्रमुख निम्न कारण है। पहले आते हैं उद्देश्य में एक रूपता का अभाव। जिन लोगों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था एवं नेतृत्व किया था, उनके उद्देश्यों में एक रूपता नहीं थी। यह कहना कठिन है कि सभी क्रांतिकारी विशुद्ध राष्ट्रीयता की भावना से देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। भारतीय सैनिकों ने अपनी असुविधाओं एवं चरी वाले कारतूस के कारण विद्रोह किया था। मुसलमानों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए, झांसी की रानी ने अपने स्वयं के राज्य की प्राप्ति के लिए एवं नाना साहेब ने अपनी पेंशन के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का निश्चय किया। इस प्रकार क्रांति के उद्देश्य एक समान या निश्चित नहीं थे और इन क्रांतिकारियों को मिलाने का कोई मिलन बिंदु नहीं था। यदि सभी क्रांतिकारियों का एकमात्र उद्देश्य अंग्रेजों को निकालना होता तो क्रांति अवश्य सफल होती। समय से पूर्व क्रांति का प्रारंभ 1857 की क्रांति की विफलता का एक कारण बताया जाता है कि क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई थी, इसलिए क्रांतिकारियों की तैयारी पूर्ण नहीं थी। क्रांति के लिए 31 मई 1857 का दिन निश्चित किया गया था, किंतु दुर्भाग्यवश चरी वाले कारतूस के प्रयोग की समस्या ने भारतीय सैनिकों को इतनी उत्तेजित कर दिया कि वे 31 मई तक धैर्य नहीं रख सके और मार्च में ही इन्होंने बगावत कर दी। अपरिपक्व स्थिति में शुरू हो जाने से इसकी असफलता निश्चित हो गई। क्रांति का देशव्यापी न होना, निश्चित समय से पूर्व सहसा शुरू हो जाने के कारण क्रांति सारे देश में व्यापक रूप से नहीं फैल सकी। क्रांति का प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। अनेक प्रांतों में पूर्ण शांति बनी रही। दक्षिण भारत, पंजाब, राजपूताना, कश्मीर, नेपाल आदि प्रदेश क्रांति के प्रभाव से अछूते रहे। कुछ प्रदेशों ने तो क्रांतिकारियों के दमन के लिए उल्टे अंग्रेजों की सहायता की। सिख एवं गोरखाओं ने अंग्रेजों को बड़ी सहायता दी एवं कुछ देसी नरेशों ने भी अंग्रेजों को सहायता दी। सामान्य वर्ग की अपेक्षा कोई भी क्रांति तभी सफल होती है जब उससे कृषक, मजदूर एवं सामान्य नागरिक आदियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। दुर्भाग्यवश 1857 की क्रांति का संगठन राजाओं, तुलुकेदार एवं जमींदारों ने किया था।
इन लोगों ने सहयोग के लिए कृषकों को अपने साथ नहीं लिया। इसके परिणाम स्वरूप यह क्रांति वास्तविक अर्थों में जन क्रांति नहीं बन सकी। ऐसी स्थिति में क्रांतिकारी अधिक समय तक अंग्रेजों से संघर्ष नहीं कर सके। क्रांतिकारियों ने लूटपाट मचाकर एवं साधारण जनता को कष्ट देकर भी जनसाधारण की सहानुभूति खो दी। कुछ पेशेवर बदमाश भी क्रांतिकारियों से मिल गए, अतः अनेक स्थानों पर क्रांति के नाम पर अराजकता फैल गई। इससे जनसाधारण की सहानुभूति क्रांतिकारियों को नहीं मिल सकी। योग्य नेतृत्व का अभाव, क्रांतिकारियों को एक सर्वमान्य नेतृत्व नहीं मिल सका। मुगल सम्राट बहादुर शाह अत्यंत वृद्ध था। झांसी की रानी साहसी एवं वीर तो अवश्य थी, किंतु उन्हें युद्ध का विशेष अनुभव नहीं था। उनका क्षेत्र भी झांसी और उसके आसपास तक ही सीमित था। क्रांति के सभी नेता अलग अलग स्थानों पर किसी योजना के बिना ही लड़ रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप क्रांतिकारियों की बिखरी हुई शक्ति को कुचलना अंग्रेजों के लिए सरल रहा। क्रांति के नेता यद्यपि राजा एवं जमींदार तो थे, किंतु वे अच्छे सेनापति नहीं थे। इसके विपरीत ब्रिटिश सेना में नील हैवलॉक, आउट्रम, ह्यूरोज निकल्सन एवं सर जॉन लॉरेंस के समान योग्य सेनापति थे। इनके इस विपत्ति का बहुत धैर्यपूर्वक सामना किया। सीमित साधन, क्रांतिकारियों के साधन, हथियार, युद्ध की सामग्री आदि अंग्रेजों की तुलना में निम्न स्तर की थी। अंग्रेजों के हथियार आधुनिक थे और वे शत्रुओं के लिए अधिक घातक सिद्ध हुए। क्रांतिकारियों के अस्त्रों की पूर्ति करने का कोई निश्चित साधन नहीं था। ऐसी स्थिति में क्रांतिकारी अधिक समय तक संघर्ष जारी नहीं रख सके। अंग्रेजों की अनुकूल स्थिति 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत अच्छी थी। इंग्लैंड ने अपने यूरोप के प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अफगानिस्तान का अमीर दोस्त मोहम्मद भी इस समय अंग्रेजों से मित्रपूर्ण व्यवहार कर रहा था। ऐसी स्थिति में अंग्रेज क्रांति का दमन करने में अपनी पूर्ण शक्ति लगा सके। जिसके अतिरिक्त डलहौजी के काल में रेल, तार एवं डाक की व्यवस्था स्थापित की जाने से भी अंग्रेजों को यातायात की सुविधा का अच्छा लाभ मिला। अंग्रेजी सेना इन साधनों के कारण द्रुत गति से इधर उधर जा सकती थी, इसलिए अंग्रेज क्रांतिकारियों का सफलतापूर्वक दमन कर सके अंग्रेज। फिर आते हैं कैनिंग का उदार व्यवहार। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कैनिंग ने क्रांतिकारियों के प्रतिशोध का व्यवहार नहीं किया, जो उसके अनेक क्रांतिकारियों को क्षमा प्रदान करके उन्हें अपने पक्ष में मिला लिया। इससे विद्रोह की आग बुझने लगी और धीरे धीरे शांति स्थापित हो गई। सन 1857 की क्रांति का महत्व। सन 1857 के संघर्ष की समाप्ति के पश्चात भारतीय समाज में नई चेतना जागृत हुई। प्राचीन मान्यताएं एवं भावनाओं के स्थान पर नवीन आधुनिक दृष्टिकोण से भारतीय सोचने लगे। भारत में आधुनिक युग का प्रारंभ। गिब्सन ने इस विद्रोह के महत्व पर लिखा है कि भारत में 1857 की क्रांति के सबसे सौभाग्यशाली घटना अन्य कोई नहीं घटी। इसने भारतीय गगनमंडल को अनेक मेघों से विमुक्त कर दिया। क्रांति से लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, किंतु रानी झांसी, तात्या टोपे, नाना साहेब एवं मंगल पांडे के नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में चिरस्मरणीय हो गए। इस क्रांति से भारतीय समझ गए कि सशस्त्र क्रांति से अंग्रेजों को भारत से नहीं हटाया जा सकता। इसके लिए संपूर्ण भारत की जागृति एवं राष्ट्रीय प्रयास आवश्यक है। अतः कालांतर में कांग्रेस ने भारतीय बहिष्कार एवं भारत छोड़ो आंदोलन आदि अहिंसक मार्गों से भारत में स्वतंत्रता के लिए नवीन प्रयास प्रारंभ किए। अंग्रेजों द्वारा रेल, तार, डाक, शिक्षा के माध्यम से, आधुनिक विज्ञान के शिक्षण से एवं अंग्रेजी के माध्यम से भारतीय वर्तमान राजनीतिक सिद्धांतों पर अवलंबित होकर मध्ययुगीन व्यवस्था से उभरकर गतिशील आधुनिक युग में तेजी से प्रवेश कर गए। भारत में आधुनिक युग का प्रारंभ सन 1857 की असफल प्रयास का ही प्रतिफल रहा है। 20वीं शताब्दी में प्रवेश के साथ ही भारत में मध्ययुगीन चोला उतार दिया। सन 1857 की क्रांति से भारत में पुनर्जागरण प्रारंभ हो गया। श्री नेहरू के अनुसार यह पुरानी व्यवस्था पर
नई व्यवस्था की विजय थी। श्री रमेश चंद्र मजूमदार का कथन है कि सन 1857 का महान विस्फोट भारतीय शासन के स्वरूप एवं देश के भावी विकास में मौलिक परिवर्तन लाया। 1857 की क्रांति के परिणाम एवं प्रभाव पर प्रकाश डालिए। 1857 के विप्लव के परिणाम की विवेचना कीजिए। 1857 के महान विप्लव के प्रभाव की विवेचना कीजिए। 1857 की क्रांति के परिणाम तथा प्रभाव। यद्यपि 1857 का विद्रोह असफल रहा था, पर इसके परिणाम एवं प्रभाव महत्वपूर्ण रहे, जो कि निम्न प्रकार है। पहला, अंग्रेजी कंपनी के शासन का अंत हो गया था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज कंपनी का अत्याचारपूर्ण शासन समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटेन की सरकार का शासन प्रारंभ हो गया था। शासन नीति में परिवर्तन। विद्रोह के बाद इंग्लैंड की साम्राज्ञी विक्टोरिया ने एक घोषणा की जिसमें भारत सरकार की नवीन नीतियों का वर्णन किया गया। सैनिक पुनर्संगठन एवं नीति परिवर्तन। क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने अपनी सैनिक नीतियों में परिवर्तन किया। तोपखाने में अंग्रेजों को रखा गया। सेना का पुनर्संगठन किया गया। भारतीयों की संख्या कम कर दी गई। भारतीयों को जाति एवं धार्मिक आधार पर रखा गया ताकि राष्ट्रीय भावना न आ सके। फिर आती है घृणा, वैमनस्य एवं अविश्वास में वृद्धि। क्रांति के कारण अंग्रेजों एवं भारतीयों में, हिंदू एवं मुसलमानों में परस्पर घृणा, कटुता एवं वैमनस्य एवं अविश्वास खूब बढ़ गया। संवैधानिक परिवर्तन। कंपनी की अकुशलता के कारण आलोचना हुई, इसलिए भारत में संवैधानिक परिवर्तन होने लगे और 1861 में काउंसिल एक्ट पारित किया गया। भारतीय राज्यों के प्रति नीति। अब विस्तारवादी नीति को समाप्त करके भारतीय राजाओं को संतुष्ट किया गया। सरकार ने कहा कि उन्हें दत्तक पुत्र लेने का अधिकार होगा। आर्थिक शोषण। अंग्रेजों या कंपनी के अधीन पहले ही भारत के धन को लूटा जा रहा था, परंतु सम्राट के अधीन होने से यह आर्थिक शोषण और भी बढ़ गया। अब भारत एक व्यापारिक संस्था का नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रिटिश लोगों का आर्थिक शोषण का केंद्र बन गया। भारतीय नीतियों पर ब्रिटेन की सरकार का नियंत्रण। भारत की प्रशासकीय, आर्थिक एवं विदेशी नीति पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण खूब बढ़ गया था। भारतीय विदेश नीति को ब्रिटिश एवं यूरोपीय राजनीति से जोड़ दिया गया था। भारत में यूरोपियों के संबंध में कटुता। क्रांति के दौरान अंग्रेजों एवं यूरोपियों में एक दूसरे के साथ जो व्यवहार किया था, उससे दोनों जातियों के आपसी संबंधों में काफ़ी कटुता आ गई थी। प्रशासकीय सुधार। असंतुष्ट भारतीयों को निष्ठा प्राप्त करने एवं अंग्रेज विरोधी असंतोष एवं घृणा को दूर करने के लिए भारत में ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न अधिनियम पारित करके प्रशासकीय एवं वैधानिक सुधार किए थे। भारतीयों को प्रशासन में अधिक भाग लेने के अवसर दिए गए थे। पुनर्जागरण एवं राष्ट्रीयता को बढ़ावा। 1857 की क्रांति ने भारतीयों में पुनर्जागरण एवं राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाया। यह पुरानी व्यवस्था पर नई व्यवस्था की विजय थी। नेहरू R.C. मजूमदार का मत है कि सन 1857 का महान विस्फोट भारतीय शासन के स्वरूप और देश के भावी विकास में मौलिक परिवर्तन लाया।